सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करना सबको। चलो ठीक। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह पढ़ रहे थे और उसी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, है ना? कि रिलेटिव वेलोसिटी से हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन हम लिख देते हैं। टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दो कार है ए और बी। ठीक है, वो लोग दोनों आपस में परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। ठीक है, ईच अदर with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार ए ऑब्जर्व्ड बाय कार बी। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एंगल with which car A is going with respect to कार B। इस क्वेश्चन को हम कुछ समझाएंगे नहीं, समझना कि ये क्वेश्चन है, तुमको दिखा कहीं पर और इस क्वेश्चन का आंसर तुमको बताना। चलो इसको ट्राई करो सबसे पहले सबको। क्वेश्चन को आराम से स्टडी करो, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फिर उसको अच्छे से समझो और फिर आगे बढ़ो। Two cars A and B are moving perpendicular to each other with a speed of कहाँ कहाँ each, ये वाला। अच्छा, also also find, अच्छा ये find the velocity of car A observed by car B, observed by car B। और फिर लिखें also find the angle with which car A is moving with respect to B। ठीक है, सेकंड पार्ट भी बनाओ बोले। ठीक है, सेकंड पार्ट भी बनाओ। चलो इसको थोड़ा फास्ट कर दो। चलो ठीक है, और ये भी बताओ, ये वाला एक पार्ट तो ये हो गया, ये वाला हो गया 45 डिग्री। चलो बढ़िया। ठीक है, देखो इस टाइप का एक क्वेश्चंस आता है तुम्हारा। ठीक है, जेई मेंस वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखो सिंपल सा पूछा गया, तुम समझो। जो दोनों कार ए और बी है मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक्चुअल में क्या होगा कि कार ए और कार बी परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं और दोनों कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड। ये दिया हुआ। ठीक है, फिर ये पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार ए ऑब्जर्व्ड बाय कार बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मेरे को पूछा है। तो हमको तो फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी बी। ए का वेलोसिटी कितना है, 10 आई क्या, माइनस बी का वेलोसिटी क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखना चाहिए बी का वेलोसिटी, 10 जे का। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये मेरा वेक्टर फॉर्म में आया। पर आंसर तो हमको सिंपल पूछा है क्या वेलोसिटी है,
तो हम लिखेंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट अंडर 10 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर सॉल्व कर लोगे तो 10√2 आएगा। अब ये भी पूछा है ऑल्सो फाइंड द एंगल विथ विच कार ए इज गोइंग विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी देखो ध्यान से क्या है, यही निकाले ना, यानी बी के रिस्पेक्ट। देखो एक्चुअल में जो तुम्हारा कार ए है वो तो तुम्हारा ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है एक्चुअल में, ठीक है। एक्चुअल में कार किधर जा रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में इधर। लेकिन अगर बी के रिस्पेक्ट में देखा जाए, समझना ध्यान से, अगर बी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कार ए का जो वेलोसिटी होगा ये होगा। तो इसको अगर हम प्लॉट करें 10i यानी इधर और माइनस 10j मतलब इधर, ठीक है। तो 10 इधर 10 इधर, तो बताओ उसके रिस्पेक्ट में इसके रिजल्टेंट में ही जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, बताओ। जा रहा होगा। और इसका वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं 10√2। मेरे को ये बताओ ये एंगल कितना होना चाहिए, कॉमन सेंस का बात है ये वाला। 45। अब देखो तुम लोग गलती क्या की, तुम लोग सीधा बोल दिए 45। अब समझो कि सही आंसर क्या था। कार बी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और उसके हिसाब से जो कार है वो इधर जा रहा है। उसके हिसाब से एक्चुअल में दोनों परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, लेकिन उसके हिसाब से कार इधर जा रहा है। फाइंड द एंगल विथ विच ए कार ए इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बताओ आंसर 45 दोगे कि आंसर 135 दोगे। हाँ, तो बस यही सब याद रखो, जेई मेंस में यही सब छोटा छोटा गलती होता है। समझ में आया सबको, क्या बताएं फिर। हाँ वो फिर से बता रहे थे, वो यही सब सीखना है। हम इसको फिर से मिटा के बताते हैं बढ़िया से। देखो देखो कि एक्चुअल में कार ए और बी दोनों परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर जब बी ए को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका वेलोसिटी ये है 10i कैप माइनस 10j कैप। तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 10i कैप और माइनस 10j कैप। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर होगा, यानी ये वेलोसिटी ऑफ ए है विथ रिस्पेक्ट टू बी, इधर जा रहा है। और बी किधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है बी, ये वेलोसिटी ऑफ बी है। तो क्या लिखा, ऑल्सो फाइंड द एंगल विथ विच ए कार इज गोइंग विथ रिस्पेक्ट टू कार बी। तो कार बी के रिस्पेक्ट में ए परपेंडिकुलर जा रहा है कि कुछ इस साइड जा रहा है, बताओ किधर जा रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है या बोल सकते हैं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, किधर जा रहा है, साउथ ईस्ट। तो बताओ कार ए के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बोलोगे, 45 डिग्री बोलोगे कि 135 डिग्री बोलोगे, 135। तो इसका आंसर होगा 135 डिग्री। बस यही सब छोटा छोटा गलती हो जाता है वहीं जाके। समझ में आया सबको, क्या समझ में आया कि नहीं आया ये एंगल वाला कंसेप्ट, है ना। अब तुम बताओ इस साल जो जेई मेंस तुम्हारा हो रहा है इसी का क्वेश्चन हम डिस्कस किए, ठीक है। अब तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो, अपने से खुद से अंदाजा लगा सकते हो कि क्वेश्चन कितना आसान आता है। लेकिन लोग फंस कहाँ जाता है, बस यही सब सिली मिस्टेक में फंस जाता है। जैसे तुम लोग 45 डिग्री में फंस गए, लेकिन आंसर 135 डिग्री, ठीक है। तो यही सब बस करेक्ट करो, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है फिजिक्स में, हम पहले ही बता रहे हैं। इतना बड़ा कोई रॉकेट, हाँ बोलो ना। कार बी की जगह कार ए ले लें, जैसे, तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर वही आएगा, कुछ उतना खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंगल वही रहेगा, 135 डिग्री रहेगा एंगल, चेंज नहीं होगा एंगल, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो मेल से पिछले साल या पिछले के पिछले साल में आया हुआ था, ये क्वेश्चन मिल भी जाएगा बहुत सारे बुक में। क्वेश्चन क्या लिखा है समझना ध्यान से। क्वेश्चन ये था कि एक कार ए, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। हेलो, हेलो, देखो कार ए ईस्ट, हम पूरा लिखेंगे नहीं, लिखने में वो बोर्ड भर जाएगा, समझो ध्यान से सिर्फ, ठीक है।
कार ए ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा था और कार बी जो है, ठीक है, कार बी जो है वो 60 डिग्री एंगल पर इस साइड जा रहा था, इस डायरेक्शन। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा जा रहा था। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था समझना ध्यान से। इफ ऑब्जर्वर इन कार ए, कि कार ए का जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, इफ ऑब्जर्वर इन कार ए इज, इफ पैसेंजर इन कार ए इज ऑब्जर्विंग कार बी moving perpendicular to it, then find the velocity of car B। ठीक है, पहले आराम से क्वेश्चन को स्टडी करो कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो ए के अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक है, वो ऑब्जर्व किया कि कार बी जो है वो कैसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कैसे मूव कर रहा है, एक्चुअल में परपेंडिकुलर मूव कर रहा है कि 60 डिग्री एंगल में मूव कर रहा है एक्चुअल में? हाँ, एक्चुअल में 60 डिग्री मूव कर रहा है, पर उसको ऐसा लग रहा है कि कार बी जो है वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो बोला अगर ऐसा है तो बताओ कि कार बी का वेलोसिटी क्या होना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इसका सॉल्यूशन भी हम बताएंगे और समझाएंगे भी बढ़िया से। पर हम चाहते हैं कि तुम लोग पहले ट्राई करो इस क्वेश्चन को, भले बने ना बने कोई बात नहीं। तुक्का नहीं मारना। फिजिक्स में एक चीज याद रखना कि अब तुमको जो लग रहा होगा उससे फिजिक्स नहीं बनने वाला जब तक तुम उसको इक्वेशन से प्रूफ ना कर दो। ठीक है, तो ट्राई करो, देखो। और और इसको समझने में भी थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले तुम लोग ट्राई करो इसको। 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बाकी लोग ट्राई करो। 5 मीटर पर 10 रो। चलो चलो चलो, ठीक है, सबका मतलब कुछ कुछ आंसर आ रहा है, वो बढ़िया चीज है। भले सही है गलत है उससे कोई लेना देना नहीं है अभी। ठीक है, बस पहले ट्राई करो सबको। चलो देखो, हाँ, इसको बताते हैं, ध्यान से समझना पहले। ठीक है, सबसे पहले इसको सीधा ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए, और इसको मानते हैं वेलोसिटी बी। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कौन किसको ऑब्जर्व कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कौन किसको ऑब्जर्व कर रहा है। हाँ, ए ऑब्जर्व कर रहा है बी को, लिखा हुआ भी साफ साफ। तो हम लोग फिजिक्स के टर्म पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या लिखोगे? हाँ हाँ, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ए लिख दी। चल, अब समझना यहीं से थोड़ा चेंजेस होगा। क्या हमको तो सबको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेलोसिटी बी को, बी का तो वेलोसिटी इधर है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, जल्दी बताओ। कंपोनेंट,
ठीक है, ये सब हम लोग सब चीज सीख चुके हैं। हाँ, तो इसको लिखेंगे VB cos 60, इधर cos 60 आएगा आई कैप में। ठीक है, इसको थोड़ा हम यहाँ पर VB माइनस बी। अब VB को कैसे लिखेंगे, तो इसको हमको पता है, दो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो IJ में लिखना होगा। इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा VB cos 60 आई। वाह, प्लस होगा कि माइनस होगा जी? एक कंपोनेंट इधर आएगा आई में और एक कंपोनेंट प्लस जे में जाएगा ना, तो दोनों ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ ए सिंपल कितना दिया हुआ है, 10 आई। ठीक है, वीबी cos 60 को लिख सकते हैं वीबी बाई टू आई कैप, और उसको लिख सकते हैं √3 वीबी बाई 2 जे कैप माइनस 10 आई कैप। अपने लिए बेहतर के लिए आई कैप को साथ लिख लेते हैं, VB/2 माइनस 10 आई कैप प्लस √3 VB/2। अब यहां से समझना कि यहां निकाल लिए, ये चीज निकल गया। अब समझना ध्यान से कि जब एक्चुअल में कार भी इधर जा रहा है, पर जब कार ए बी को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका वेलोसिटी का आई का कंपोनेंट ये है और जे का कंपोनेंट ये है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार बी है ए के रिस्पेक्ट में आई साइड में जा रहा है VB/2 माइनस 10, और जे कैप में जा रहा है √3 VB/2। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में लिखा है, ये जो वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में, ये ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब वहां ध्यान से पढ़ो कि क्या लिखा है, आंसर तुरंत मिल जाएगा तुमको। यहां ये लिख दिया कि जो पैसेंजर है कार ए में, यानी कार ए जब बी को देखा तो वो कैसे मूव कर रहा है, बताओ कैसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर। तो तुम खुद समझो, जब हम लोग ये चीज निकाले और इसका दो कंपोनेंट आ रहा है, और जबकि वो साफ साफ बोल रहा है कि वो सिर्फ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर जा रहा है, इसका मतलब ये वाला अब समझो ध्यान से कि अगर उसको परपेंडिकुलर जाना है ए के हिसाब से, तो उसको किधर मूव करना होगा, रिजल्टेंट की तरफ मूव करना होगा, सिंपल जे कैप की तरफ मूव करना होगा, किधर मूव करना होगा, जे कैप की तरफ। तो जे कैप की तरफ तभी मूव कर सकता है जब ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाए। बात को समझे? फिर से समझाते हैं, ध्यान समझो, ये सब कंसेप्ट है समझने के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा फिर, लेकिन समझो कि जब एक्चुअल में कार भी इधर मूव कर रहा है 60 डिग्री में, लेकिन ये बोला, और कौन बोला कि ए का पैसेंजर बोला कि बी, जब हम बी को देख रहे हैं तो 60 डिग्री में नहीं मूव कर रहा, वो 90 डिग्री में मूव कर रहा है। तो हमको लगा कि चलो एक बार हम लोग फिजिक्स के टर्म में निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो उसका आई कंपोनेंट भी आ रहा है और जे कंपोनेंट भी आ रहा है, जबकि साफ साफ वो बोल दिया कि मेरे रिस्पेक्ट में वो परपेंडिकुलर जा रहा है। तो बताओ, उसको अगर परपेंडिकुलर जाना होगा तो उसका आई कंपोनेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, यानी यानी कि VB/2 माइनस 10 जीरो होना चाहिए। तो यहां से लिखेंगे VB/2 इज इक्वल टू 10, तो VB का वैल्यू कितना होगा, समझ में आ? हाँ, समझ में आया लॉजिक? देखो, यही सब लॉजिक से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि इस टाइप से कर, जब वो साफ साफ बोल दिया कि परपेंडिकुलर मूव कर रहा है वो, तो परपेंडिकुलर वो, अच्छा ये अगर ये जीरो नहीं होता तो जाहिर सी बात है ये रिजल्टेंट में जाता, जाता कि नहीं जाता, जाता। तो अगर वो रिजल्टेंट में जाता तो कभी परपेंडिकुलर मूव कर सकता है, बताओ? नहीं जाएगा। तो इसीलिए याद यहाँ यही कंसेप्ट लगा है कि अगर बी ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में पहले वेलोसिटी निकाल ली, और अगर परपेंडिकुलर जा रहा है तो जाहिर सी बात है इस कंपोनेंट को कितना होना होगा, जीरो होना होगा। यही जेई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए हाँ, वो बोल दिया, रिजल्टेंट का डायरेक्शन नहीं दिया। वो क्या बोला कि जब ए बी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमको तो सब पता है कि भाई जब बी को ऑब्जर्व ए कर रहा है तो हम अपने हिसाब से फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम निकाल लिए कि ये वेलोसिटी है। लेकिन वो ये क्लियर कर दिया कि जब वो उसको ऑब्जर्व किया ना, तो वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, वो भी ये क्लियर कर दिया। तो बोला अच्छा ऐसा है। तो जब हम उसका निकालें तो उसका दो कंपोनेंट आया, आई में भी आया, जे में भी आया। तो जब वो बोल दिया कि वो परपेंडिकुलर ही जाएगा, तो कार ये अगर इधर जा रहा है, देखो कार एक्चुअल में इधर जा रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर वो तभी जा सकता है जब वो इधर ही जाए। तो इधर वो कैसे जाएगा, ये कंपोनेंट को जीरो होना होगा कि नहीं होना होगा, ये बताओ? जीरो होना होगा।
बस हाँ, तो ये लाई कैप का कॉम्पोनेंट जीरो होगा, तो तुरंत बीबी का वैल्यू निकल गया यहाँ से। लेकिन अगर वो नहीं बताता कि परपेंडिकुलर जा रहा है नहीं जा रहा है, तो हम फंस जाते। समझ में आया कुछ? तो यही सब छोटा छोटा हिंट दिया रहता है क्वेश्चन में, ताकि आंसर निकल जाए। क्लियर है इसको? चलो अब हम, ठीक है, इसको उतारोगे तो, है ना, हम मिटाएंगे इसको। और आगे आगे जो भी चीज आप पढ़ेंगे ना, बहुत आसान होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बस फंडा खाली समझते जाना। ठीक है, मिटा दें इसको। चलो, अब समझना ध्यान से, हाँ? ये वाला आप कर लिए। अब एक चीज और समझाता है, जैसे कि दो रोड है, ठीक है, और दोनों रोड आपस में परपेंडिकुलर है। एक रोड ऐसा है, एक रोड ऐसा है। एक कार ए है जो इस साइड जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और एक कार बी है जो इधर जा रहा है, कुछ मान के चलते हैं 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये एक चौक है। ठीक है, इस चौक, ये अपना सीधा पार हो जाएगा, ये भी अपना सीधा पार हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, इस चौक से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये दिया हुआ है कुछ 60 मीटर, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है 60 मीटर। तो अगर तुमसे सिंपल एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए कि कार ए इधर जा रहा है, कार भी इधर जा रहा है, क्या ये दोनों कार कोलाइड कर सकता है, हाँ या ना? आराम से, सोच समझ कर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें इसमें कोई फिजिक्स का यूज ही नहीं है ना? अच्छा, अब इसको बताते हैं, इसको कोलाइड करना है तो चौक पे ही कोलाइड कर सकता है, उसके आगे पीछे तो कोलाइड होगा नहीं, क्या? और कोलाइड तभी करेगा जब दोनों सेम समय पर चौक पे पहुंचेगा, क्या? तो हाँ, इधर से ही 2 सेकंड पे ही चौक पे पहुंच जा रहा है, और इसको पहुंचने में 3 सेकंड लग रहा है, तो क्या कोलिजन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये पूछा नहीं जाएगा इतना आसान क्वेश्चन के बताओ कोलिजन होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाएगा, समझना क्वेश्चन को ध्यान से। पहले ये जब दोनों चलेगा, तो दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच, यानी इसको बोलते हैं कि दोनों के बीच जो सेपरेशन है, ठीक है, तो ये दोनों का सेपरेशन बढ़ेगा कि घटेगा, जैसे जैसे ये आगे जा रहा है दोनों के बीच जो सेपरेशन है घटेगा। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। तो जब दोनों के बीच धीरे 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 सेपरेशन घट रहा है, फिर जब ये ऐसे पार हो जाएगा, तो उसके बाद सेपरेशन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ठीक, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमको साफ साफ दिखाई में ये दे रहा है कि एक समय तक सेपरेशन घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ेगा। तो क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसा समय बिल्कुल आएगा जब इन दोनों का सेपरेशन, सेपरेशन जीरो हो सकता है? क्या इन दो, कभी नहीं हो सकता। सेपरेशन जीरो का मतलब कोलाइड कर जाना, तो यहाँ तो कोलाइड हो ही नहीं रहा, तो बोल सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जहां सेपरेशन इज मिनिमम, ये तो बोल सकते हैं। धीरे धीरे सेपरेशन घटा 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 घटा,
तो एक समय के बाद फिर सेपरेशन बढ़ेगा, तो एक ना एक ऐसा पोजीशन आएगा ही दोनों के बीच जब दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो सबसे मिनिमम होगा। और क्वेश्चन में ये भी पूछ देगा फाइंड द मिनिमम सेपरेशन। अब बोलोगे कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, कि भाई मिनिमम सेपरेशन भी बताना है, फिर वो टाइम भी बताना है, तो इतना कैसे करें। तो तुरंत अपने को रिलेटिव का याद करना है कि रिलेटिव हमको ये बता दिया है कि तुमको कभी भी दिक्कत हो तो एक को रोक दो, तुमको जिसको मन करे उसको रोक दो। तो एक काम करते हैं, समझना ध्यान से, ठीक है। इसको पहले उतार लो, क्वेश्चन को उतार लो, ठीक है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जिस टाइप से पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव में, वो हम सारा टाइप का क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ताकि तुम लोग के माइंड में बैठ जाए कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कैसे हम सोच सकते हैं। तो इसको पहले क्वेश्चन को उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला जब खत्म हो जाएगा ना, हम लोग का रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो जाएगा पूरा, तो उसके बाद एक और बैच है, ठीक है, उसका भी बचा हुआ है। तो उन दोनों को मर्ज करके बेसिक मैथमेटिक्स और एक्सेलरेशन का जो सेकंड पार्ट है, दोनों को साथ में पढ़ा देंगे। हो गया, चलो। अब देखो क्या 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 इंक्लाइन प्लेन में, हाँ वो सब बताएंगे, अभी सब बताएंगे। इंक्लाइन प्लेन में भी होता है कि कितना एंगल पे फेंका जाए कि मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, वो सब सब बताएंगे, ठीक है। इधर देखो, अभी हम उसी समय बताते हैं कि हम लोग 90% भी प्रोजेक्टाइल पढ़े हैं, 10% बाकी है, तो अभी 10% और बताएंगे। देखो, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हो गया कंफ्यूजन कि भाई दो आदमी मूव कर रहा है, तो एक काम करते हैं, एक को रोक देते हैं। तो किसको रोका जाए, तो ए को रोक देते हैं कि ए तुम यहीं रुक जाओ, ठीक है। तो जैसे ए को रोक दिए, कौन मूव करेगा, बी मूव करेगा। तो हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ, तो बी का वेलोसिटी लिखेंगे 30 जे कैप माइनस ए का वेलोसिटी कितना था, 20 आई कैप, ठीक है। तो उसके तो एक काम करो, अब ए रुक गया, अब हमारा कहानी में क्या होगा, जब ए रुक गया तो उसके हिसाब से बी का जो वेलोसिटी है, देखो ध्यान से, बी का जो वेलोसिटी है उसका दो कंपोनेंट है, 30 जे कैप और -20 आई कैप। -20 आई कैप का मतलब इधर, और 30 जे कैप का मतलब, तो मेरे को ये बताओ कि ये इधर मूव करेगा, इसके रिजल्टेंट में जाएगा, रिजल्टेंट में जाएगा, ठीक है। ठीक है, और ये डिस्टेंस था 60 मीटर, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट चला गया, एक्सेलरेशन कुछ था ही नहीं, इसलिए सीधा उसके रिजल्टेंट में चला गया। अब समझते हैं, ठीक है, जब एक कार ए रुक दी कि भाई तुम यहीं रुको, तो कार, इसको लगा कि कार भी ऐसे मूव कर रहा है, इससे चला गया। तो बताओ कोलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। नहीं होगा, वो प्रूफ भी कर सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा, ये प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाल लिए, ए को रोक दी, तो ए को रोक दिए तो वेलोसिटी बी इस हिसाब से चलता हुआ नजर आया, इसके रिजल्टेंट, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि अगर हम यहां से एक लाइन बनाए, समझना ध्यान से, यहां से लाइन बनाए, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा, ध्यान से समझना, पूरा थोड़ा मैथमेटिक्स है। ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा बड़ा वाला, इधर भी 60 मीटर था और ये भी 60 मीटर है, तो क्या बोल सकते हैं कि ये 45 होगा और ये वाला भी टोटल 45 होगा। ट्रिग्नोमेट्री सिंपल सा है। अब खाली ये बताओ कि अगर ये 45 है, ये 45 है, तो ये वाला जो रिजल्टेंट जा रहा है, ये रिजल्टेंट, ठीक है, तो ये वाला एंगल ये 40, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताओ, ये 45 से कम होगा कि 45 से ज्यादा होगा, ये सब हम बता चुके हैं। कम होगा, क्योंकि 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 ये 20 और 20 होता तो एग्जैक्ट 45 पे जाता,
पर ये 20 से ज्यादा, इसका मतलब कि रिजल्टेंट इसके तरफ लीन होगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो है ये लाइन इधर से ही क्रॉस करेगा। अगर ये 45 से ज्यादा होता तो इसका मतलब लाइन इधर से क्रॉस मारता, और अगर एग्जैक्ट 45 पे जाता तो कोलिजन हो जाता। समझे? तो अब हम लोग ये बता सकते हैं, अब हम लोग देखो, हम एंगल वाला फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जैसे ये 60 है, इधर भी 60 है, ये 90 डिग्री है, तो 60 60 आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, 45 डिग्री होगा इस, हाँ, इस ट्राइंगल। तो जो वेलोसिटी देखे कि रिजल्टेंट वाला जो वेलोसिटी है वो कितने एंगल पे होगा, तो वो कॉमन सेंस से बता दिए कि इधर 30 है और इधर 20 है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो यहां से 45 से कम होगा कि ज्यादा होगा? कितना होगा? कम होगा। तो इसका मतलब कि इधर से पार हो गया। ठीक है, अब समझना, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ये बस समझाने के लिए बताएं कि किधर से पार होगा। अब हम ये बोलेंगे कि कार्य, मतलब कि तुम समझना ध्यान से कि तुम यहाँ रुके हुए हो और एक आदमी ऐसे पार हो गया, सीधा दूर से आया फिर ऐसे पार हो गया। तो बताओ, जब तुम यहाँ से देखोगे और ये आदमी इधर से पार हो गया, तो इसका मतलब जब ये इधर आ रहा था तो सेपरेशन घट रहा था कि बढ़ रहा था? ये बताओ। घट रहा था, है ना? तो सेपरेशन घट रहा था, घट रहा था, घट रहा था, घट रहा था, उसके बाद दूर जा रहा था, सेपरेशन बढ़ रहा। अब इसको मैथ के सिंपल से सोचो कि अगर इस कार ए और इस लाइन, क्योंकि कार बी जो है इस लाइन में ही रहेगा, तो क्या आप बोल सकते हैं कि एक पॉइंट का और एक लाइन का मिनिमम डिस्टेंस जो होता है, क्या उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है? ये तो एकदम क्लियर बोल सकते हैं कि कभी भी एक लाइन का इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यानी कि अब मेरे को, मेरा मेन मोटिव क्या हो गया कि ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, क्योंकि यही पूछा गया, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन। ठीक है, अब ये कैसे निकालें तो समझना। अगर हम इसको एंगल थीटा मानते हैं, इसको, अगर इसको हम थीटा मानते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा देखो, इधर 30 है, इधर 20 है, उस हिसाब से देखो, तो टेन थीटा बोल सकते हैं 20/30। हाँ या ना? आराम से बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बताओ, इस ट्राइंगल में भी, इस ट्राइंगल में भी क्या टेन थीटा, इस डिस्टेंस को ले लेते हैं कुछ ए ले लेते हैं। अब बताओ, इस ट्राइंगल में भी जो टेन थीटा होगा उसको क्या लिख सकते हैं? A/60, आराम से लिख सकते हैं। और हमको पता है कि जो टेन थीटा है वो 2/3 है, तो 3 से कितना से कट जाएगा? 20, तो A इज इक्वल टू 40 आएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 40 हो गया। तो मेरे को बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 20 मीटर। ठीक है, अब समझना, ये अगर थीटा है, हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, एकदम एकदम, तो यही एंगल है ना, कि कोई दूसरा एंगल है? हाँ, ना 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 ना, देखो ध्यान से देखो कि अगर इधर है और इधर है और इसका रिजल्टेंट इधर गया और हम किसी दिन इससे लेकर हम एक ट्राइंगल बनाए, तो ये थीटा वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? वही रहेगा। तो इसीलिए हम तो दिमाग लगाए ना कि भाई वेलोसिटी से एंगल निकाल लिए, टेन थीटा मिल गया। और जब देख रहे हैं कि इसी थीटा से एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसका हम डिस्टेंस निकाल लिए। बात तो बराबर ही, ट्रिग्नोमेट्री तो यही बोलता है। ठीक है, तो ये 40 है, तो ये 20 हो गया। अब समझना कि अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो क्या हम लोग इसको 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं? तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, समझना ध्यान से, तो क्या इसको भी 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं? तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो क्या इसको भी थीटा बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। ठीक है, अब फाइनल पार्ट है ना। अब इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को हम यहां बनाते हैं। ठीक है,
तो ये वाला है 20 मीटर, ये थीटा है, और हमको ये एक्स चाहिए। तो बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल में 20 मीटर क्या है? हाइपोटेनस है कि परपेंडिकुलर है कि बेस है? हाइपोटेनस है। और एक्स क्या है? बेस। बेस जिधर थीटा होता है बेस होता है, ठीक है, तो ये हो गया बेस। तो मेरे को बताओ, टेन थीटा पता है मेरे को, ठीक है, तो टेन थीटा, तो इसमें कॉस थीटा ही लगेगा क्योंकि बेस और हाइपोटेनस में कॉस थीटा आता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस है एक्स जो हमको चाहिए, और हाइपोटेनस है 20, है ना। अब समझना, कॉस थीटा नहीं पता लेकिन हमको टेन थीटा पता है कि टेन थीटा कितना है, 2/3। तो देखो, इसके लिए अगर पढ़े हो या नहीं पढ़े हो कि अगर ये थीटा है और टेन थीटा 2/3 है, तो क्या इसको 2/3 ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अगर ये टू परपेंडिकुलर बाय बेस यही होता है ना, तो 2/3, तो इसका हाइपोटेनस को लिख सकते हैं √13, √3। ठीक है। तो अब बताओ, इसी ट्राइंगल, थीटा तो यही है, तो इसका कॉस थीटा क्या लिख सकते हो? 3/√13 इज इक्वल टू x/20। तो x का वैल्यू आ गया 60/√13। फाइनल आंसर। समझ में आया? इतना ताम झाम जो बताएं, कुछ क्लियर है कि कहां से क्या क्या निकाला? देखो, फिजिक्स तो यहां तक सिंपल बोल दिया। क्या फिजिक्स बोल दिया? कि ए को रोक दो, बी को चला दो, चला दिए। अब रहा बात मैथ्स का। अब वहां से मैथ्स स्टार्ट हो जाता है। मैथ्स क्या बोलता है कि भाई, अगर एक स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है उसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मैथ्स बताया। फिर उसके बाद देखो, कहीं पे फिजिक्स है या पूरा मैथ्स ही मैथ्स है? देखो तो क्या है? मैथ्स है। तो इसीलिए, हाँ, तो इसीलिए हम अभी से बोल देते हैं, जिसको अपना फिजिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है ना, उसको अपना मैथ्स भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये हम आज ही बोल देते हैं। अब ऐसा मत समझना कि मैथ्स नहीं पढ़ेंगे तो फिजिक्स नहीं आएगा। अब बात रहा नीट वाले बच्चों का जो बायो लेके चलते हैं, ठीक है, उनको अगर फिजिक्स अपना बनाना है बढ़िया से, तो बेसिक मैथमेटिक्स जो है, जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है, अगर पढ़े हो नहीं पढ़े हो, तो हम जो पढ़ाएंगे उसको बढ़िया से पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री है पूरा का पूरा, और ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आता क्लास, ऐसा नहीं कि नहीं है, टेंथ में होगा ये सब। ट्रिग्नोमेट्री था कि नहीं था, ये सच सच बताना। हाँ, तो इसलिए, हाँ, इसलिए टेंथ वाला जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इतना ही, हम कुछ हाई फाई ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो इसको उतारो बढ़िया से। और ये सब क्वेश्चन एडवांस के लिए है, लेकिन कंसेप्ट, हाँ, ना ना ना, हर जगह तुम सोचोगे कि शॉर्टकट मार ले, ना ना ना, ये तो हम समझाएं इसलिए हमको इतना टाइम लगा। अगर तुम्हारा, देखो, यही चीज तो मैटर करता है ना, कि तुम्हारा स्पीड क्या है सोचने का और हम पहले ही बता चुके हैं कि एडवांस में, देखो ध्यान से, कि एडवांस में टाइम को का कोई सीमा नहीं होता। हम पहले बता रहे हैं, क्योंकि उसमें मान के चलो एग्जांपल बताते हैं कि 30 क्वेश्चन अगर आए, तो अगर तुम उससे 10 या 12 क्वेश्चन बना लिए, तुम्हारा आराम से सिलेक्शन। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं कि ये रेशियो है सिलेक्शन का। तुम ये कभी मत सोचना कि एडवांस में जाएंगे और पूरा का पूरा नंबर उठा लेंगे, कभी नहीं होगा। इसलिए एडवांस में टाइम टेकिंग क्वेश्चन, इससे पहले जो बताए वो कितने मिनट में बनने वाला क्वेश्चन था, बताना खुद जरा। इसे जो दो क्वेश्चन बताए, 1.5-2 मिनट में बनने वाला है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन अपने जगह होता है वो अपने जगह होता है इसे। ठीक है, हाँ, बोलो क्या डाउट था? हाँ, नहीं, ये ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यही चीज तो है कि अब जैसे मान के चलो कि ये 60 मीटर ना होके ये कुछ और होता। जैसे कि मान के चलो 80 रहता, या इसको मान के चलो ये 40 रहता, या 30 रहता, ऐसा। तो इधर 60 है, इधर 30 है, तो तुम सबसे पहले क्या करना कि इसको ट्राइंगल लेके पहले ये टोटल थीटा निकाल लेना, फिर ये वाला थीटा निकाल लेना, फिर तुम एडजस्ट करके देखना कि अगर वो थीटा, ये वाला थीटा अगर इस वाले थीटे से कम है तो इधर पार हो जाएगा, अगर उस थीटा से ज्यादा है तो इधर पार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अच्छा, हाँ, वो पहले तो देखना ही होगा ना। जैसे कि मान के चलो, देखो, मान के चलो कि जैसे कि अगर ये टोटल डिस्टेंस 30 होता,
और अभी हम इसी केस में अगर ये 40 आ रहा है, तो क्या तुम सोचो कि ये 30 और ये 40 हो सकता है कभी? यानी तो इसका मतलब ये इसके इधर से क्रॉस करेगा कि इसके इधर से क्रॉस करता, किधर से क्रॉस करता? लेफ्ट साइड से करता। तो बस वही चीज है, वो तुरंत पता लग जाएगा अपने को। जैसे यहाँ पर हम ये 60 मीटर था, ये आया 40 मीटर, यानी हम कंफर्म हो गए कि इधर से ही क्रॉस करता। अगर ये एग्जैक्ट 60 मीटर आता, इसका मतलब ये कोलाइड कर जाता। समझे? हाँ बोल। हाँ 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 हाँ। हम्म हम्म। देखो कभी कभी तुम क्या किए थे कि इधर इधर 10 था और इधर वीबी था ना, और ये 60 डिग्री था। तो तुम क्या किए, वीबी cos 60 इधर कर दिया और दोनों को बराबर कर दिए। हाँ ना। देखो, यही देखो, अब तुम वीबी cos 60 इज इक्वल टू 10 कर दिए। तुमसे अगर हम पूछे कि तुम क्यों किए, तो तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं होगा। क्यों किए बताओ? हाँ तो अरे, तो कंडीशन दिया हुआ पर इधर 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 इधर, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। तो इधर देखो, इधर देखो, हल्ला नहीं, लड़ना नहीं। तो वीबी cos 60 जो लिखा, तो वीबी तुम तो लिख दिए वीबी cos 60 इज इक्वल टू 10, ये तुम लिख दिए। लेकिन इसमें तुम कहाँ यूज किए कि उसमें वो परपेंडिकुलर जा रहा है या ये जा रहा है, कहीं यूज किए? इसका मतलब ये है कि तुम देखो, अगर तुमको आंसर 12 लाना, तो तुम 4 into 3 करके भी 12 ला सकते हो और 2 into 6 करके भी 12 ला सकते हो। यानी कि हम ये समझा रहे हैं कि तुम कुछ भी करके अब तुम वीबी cos 60 इक्वल टू 10 लिख दी और तुम्हारा आंसर आ गया, तो जरूरी थोड़ी ना कि वो सही अप्रोच है। बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, तो ऐसे नहीं, फिजिक्स में तो ऐसे मत करना। हाँ बोलो। हाँ देखो, हम हर समय का बात नहीं कर रहे, लेकिन तुम अगर उसका बिना डाटा, कोई भी डाटा बिना यूज किए तुम अपने मन से आंसर निकाल के दे दिए, इसका मतलब तुम समझ जाना कि तुम गलत किए। वो जो क्वेश्चन लिखा है उसमें जो डाटा दिए। हाँ हाँ सर, अब तुम ऐसा बोल रहे हो कि हर हम क्वेश्चन का डाटा यूज किए बिना ही निकाल लेंगे, तो ऐसा फिराक में मत रहना कि वो डाटा। हो सकता है कि 30 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा आए ट्रिकी जिसमें डाटा यूज करना ना हो। अब तुम इसके चलते उस 30 क्वेश्चन को तुम बोलोगे हम किसी का डाटा यूज नहीं करेंगे, तो ये गलत बात है ना। हाँ, तो इसीलिए। हाँ बोलो। हाँ हाँ, एकदम 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 हो सकता है। तुमसे मान के चलो, इसी में अगर मेंस टाइप का एक क्वेश्चन पूछ दे, ऐसे ही समझना ध्यान, कि कैसे उसका आंसर हम दे सकते हैं। कि मान के चलो दो रोड था, वीबी का मान के चलो कि इधर 20 है, और यहाँ वीए का मान के चलो 30 है, और ये 60 मीटर दिया हुआ है, या इसका, और ये पूछा जाए कि ये कितना डिस्टेंस हो जाए कि दोनों कोलाइड कर जाए, तो हमको तो पक्का। हाँ, तो सिंपल, हमको तो इतना सिंपल कॉमन सेंस है कि कोलाइड इसको करना है तो चौक पे ही कोलाइड होगा। ऐसा थोड़ी ना कि ये आगे जाएगा और ये ऐसे जाके कोलाइड मारेगा, तो नहीं, तो अपने रास्ते में चलेगा, ये भी अपने रास्ते में चलेगा। तो कोलाइड करना होगा तो यही कोलाइड करना होगा। और एक और कंडीशन है, कोलाइड करने के लिए दोनों को यहाँ सेम टाइम पे पहुंचना होगा कि ये आके रुक जाएगा कि अच्छा ठीक है हम रुके हुए तुम आओ, ऐसा है क्या? सेम टाइम पे। तो तो यहाँ से यहाँ तक उसको अगर 3 सेकंड लग रहा है पहुंचने में, 60 मीटर और 20 मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड में ही पहुंचना है। तो बचा 30 मीटर पर सेकंड से 3 सेकंड में कितना, 90 मीटर होगा। हो गया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से सोचना है। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक मेंस, अब एक मेंस का और बताते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ होगा, लेकिन उसको सोचोगे तो चीज आसान होते जाएगी। हाँ एकदम 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 डाल देंगे। ठीक है,
माइक ऑफ कर लो, हाँ? देखो इधर। अब क्वेश्चन में ये है, समझना ध्यान से, कि एक प्रोजेक्टाइल यहां से फेंके कुछ 20√2 मीटर पर सेकेंड से, एंगल 45 डिग्री, ठीक है। और एक प्रोजेक्टाइल इधर से फेंक रहा है 60 डिग्री, ठीक। अच्छा तुम ये बताओ कि ये फेंके ये भी हवा में जाएगा, ये फेंके ये भी हवा में जाएगा, क्या हम वेलोसिटी सेट करके, यानी कि हम वेलोसिटी को वेरी करके क्या ऐसा कर सकते हैं कि दोनों हवा में कोलाइड कर जाए? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? और आराम से है कि मतलब कोई ना कोई ऐसा कंडीशन होगा कि ये दोनों जाएगा और हवा में कोलाइड करेगा। अच्छा, क्या जरूरी है कि ये दोनों जाके ऊपर मैक्सिमम हाइट पे ही कोलाइड करे, या कहीं भी कोलाइड कर सकता है? कहीं भी कर सकता है, यानी कि ये यहाँ आए और ये यहाँ आए, ऐसे कोलाइड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि ये वेलोसिटी क्या होगा, फाइंड द वेलोसिटी v so that it collides in air, कि ऐसा क्या वेलोसिटी होगा कि ये दोनों हवा में कोलाइड कर जाए, ठीक है। इसको हम दोनों मेथड से बताएंगे। ये क्वेश्चन बताएं क्या तुम लोग को? नहीं ना, चलो देखो। तो अगर, हाँ, तो इस क्वेश्चन को अगर हमको देखो बनाना है तो ध्यान से देखो, अगर हम बेसिक मेथड में जाए कि हमको कुछ नहीं आता, प्रोजेक्टाइल खाली पढ़े हुआ है, और अगर हम बेसिक प्रोसेस में जाए और ये डिस्टेंस मान के चलो दिया हुआ है 40 मीटर कुछ, ठीक है, या 20 मीटर लेते हैं, ठीक है, समझना दें, ये 20 मीटर दिया हुआ है। तो अगर हम बेसिक प्रोसेस में चले तो मेरे को पहले ये बताओ कि यहां से यहां तक का जाने का टाइम और इसको यहां से यहां तक आने का टाइम दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा? सबसे पहला चीज, टाइम सेम होगा, चलो। हाँ, चलो ये चीज यहाँ सीख गए। अब सबको ब्रेक करते हैं, सारा हम तो प्रोजेक्टाइल में सीखे कि सारे को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ देना है। तो हम क्या किए, इस डिस्टेंस को वाई कंसिडर कर लिए, और अगर इस डिस्टेंस को अगर हम इसको 20 मीटर है, अगर इस डिस्टेंस को अगर हम x बोल रहे हैं, तो मेरे को ये बताओ, ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको क्या 20 - x लिख सकते हैं ना? ठीक है, ठीक है। अब एक एक करके इक्वेशन लिखते हैं सब कुछ। इस 20√2 का दो कंपोनेंट, इधर 20 और इधर 20, और इसका भी दो कंपोनेंट, इधर v cos 60 यानी v/2 और इधर v sin 60 यानी √3v/2। सब कुछ तोड़ दिए, टोटल चीज तोड़ दिए, और सबका भी इक्वेशन लिखते हैं कि जितना टाइम इसको यहां से यहां लगा होगा, तो इस x डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगा होगा? सेम टाइम लगा होगा। तो x इज इक्वल टू 20t, पहला इक्वेशन। इसमें किसी को कोई दिक्कत, हाँ या ना? नहीं सर। अब क्या बोल सकते हैं कि उतने ही टाइम में y डिस्टेंस भी गया होगा, तो y के लिए लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 20t माइनस हाफ इंटू 10 × t²। आराम से लिख सकते हैं। तो इसके लिए x और y दोनों लिख दिए। अब बात करते हैं इसके लिए, क्या उतने ही टाइम में ये हॉरिजॉन्टल 20 - x गया होगा? तो 20 - x इज इक्वल टू v/2 इंटू टी, टाइम उतना ही लगने वाला है। और क्या इसके लिए भी y सेम होगा कि अलग अलग होगा? वर्टिकल वाला सेम होगा। तो y इज इक्वल टू √3v/2t, है ना, माइनस हाफ इंटू 10 × t²। ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। अब बताओ, हाँ, क्यों नहीं सेम होगा? जब ये जिस जगह पे टकरा रहा होगा, तो दोनों बॉल के लिए जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, दोनों सेम होगा। अब बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग कितना अननोन कंसिडर किए? पूरे क्वेश्चन में क्या क्या अननोन है? अच्छे से देखो, एक्स, वाई, टाइम v, चार अननोन है। अब चार अननोन के लिए चार इक्वेशन में लिख दिए, तो क्या सारा चीज सॉल्व हो जाना चाहिए मैथ के अकॉर्डिंग? ठीक है,
चार अननोन है, चार इक्वेशन है, बिल्कुल सॉल्व होना ही होना है। ठीक है, अब समझना, ये हो गया सिंपल बेसिक तरीका। ठीक है, इसको उतारो पहले, इसको सबको ही उतारो। हाँ चलो, हो गया। चलो, तो ये हो गया बेसिक तरीका। इसलिए बोले कि कुछ ना समझ में आए, अपना बेसिक तरीका हमेशा मतलब काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबको उतार लिए, मिटाएं इसको। चलो, अब इसको मिटाते हैं, और अब क्या करते हैं, एक नया अप्रोच लगाते हैं। क्या अप्रोच? कि अब ये वाला ध्यान से समझना, ठीक है, कि कभी भी दो चीज मूव करे, रिलेटिव का यूज करना। यानी इस क्वेश्चन को देखो रिलेटिव से कैसे बना सकते हैं। तो रिलेटिव बोला कि कभी भी दो आदमी मूव करे, एक को रोक दो। ठीक है, तो बी को बोलते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो बी को रोक देते हैं और ए को चलाते हैं। तो एक चलेगा तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ए का वेलोसिटी है 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, माइनस बी का वेलोसिटी क्या लिखोगे बताओ? आई कैप प्लस, ठीक है। अच्छा, दोनों का एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, क्या लगता है? एक्सेलरेशन तो होगा। तो एक्सेलरेशन भी लिखना होगा। जब ए हवा में जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन किधर लगता है? नीचे। तो माइनस जी, जे क्या नीचे लगता है, माइनस। और बी का एक्सेलरेशन किधर होगा? नीचे होगा। तो ये दोनों कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब देखो, ये जब निकाल लिए तो मेरा एक नया डायग्राम बनेगा। क्या डायग्राम बनेगा देखो इधर, ए और ये रहा बी। ठीक है, अच्छा एक काम ये भी करता हूँ, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, आई कैप और जे कैप को संभाल के। तो इसको लिखेंगे 20 - v/2 आई कैप और प्लस 20 - √3 v/2। ना ना, ये प्लस है। हाँ, ठीक है, चलो, ये हो गया। इसको अच्छे से लिखिए। तो बी को रोक चुके हैं और ए इस हिसाब से मूव करेगा। तो इस हिसाब से मूव करेगा, यानी इसका आई कंपोनेंट भी होगा 20 + v/2, और जे कंपोनेंट भी होगा। जे कंपोनेंट होगा, इसका मतलब ऊपर भी होगा। कितना होगा? हाँ, तो इसका लिख लेते हैं 20 - √3 v/2। और एक्सेलरेशन है या नहीं है? जीरो, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यानी यानी हाँ, अब हाँ बोलो। फिर हमेशा यहाँ क्या आया मेरा? जीरो आया। तो यहाँ आया इसलिए बोल रहे हैं। अब तुम सोच लोगे कि हमेशा जीरो आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, या ऐसा कोई मेथड नहीं है। अब यहाँ से समझना, यहीं से आगे समझने में दिक्कत होगा, और जो समझ लोगे बस क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो अब मेरे को बताओ, ठीक है, कि जब एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब कि ये जो पार्टिकल है इन दोनों के रिजल्टेंट में ही जाएगा। हाँ या ना? आराम से जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या समझना, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों को टकराना है, तब वेलोसिटी भी बताओ। तो बताओ, अगर ए को बी के साथ टकराना है। अच्छा, ये बताओ पहले, ठीक है, कि बी के रिस्पेक्ट में जो ए चलेगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा कि वेलोसिटी चेंज होगा उसका?
फिर इसका देखो, बी, हाँ बी के रिस्पेक्ट में हाँ कांस्टेंट चलेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कि डायरेक्शन चेंज होगा या डायरेक्शन कांस्टेंट? करेक्ट, कांस्टेंट। यानी यानी कि वो कर्व्ड पाथ में जाएगा कि स्ट्रेट लाइन में? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो इतना तक समझ में, हाँ। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि इसको स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि ए को बी के साथ टकराना है और स्ट्रेट लाइन में ही जाना है। तो मेरे को ये बताओ कि अगर ए, बी वहीं रुका हुआ है, तो ए को अगर बी से टकराना और उसको सीधे जाना है तो उसको किधर किधर जाना होगा? किस डायरेक्शन में जाना होगा? इस डायरेक्शन में जाना होगा। अब बताओ, अगर इसको इस तरफ जाना है तो पॉसिबल कैसे होगा? क्या हो, क्या बोल के पॉसिबल? बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यहां से हम सिंपल लिखेंगे कि ये कंपोनेंट जो है वाई कंपोनेंट को मस्ट बी जीरो, ये जीरो होना ही हो चाहिए। तो यहां से तुरंत आ जाए। हाँ, तो v आ जाएगा तुम्हारा 40/। चलो हाँ, फिर से यहाँ को देखो, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझ। सबसे पहले हम ये क्लियर कर चुके हैं कि जब b a को ऑब्जर्व करेगा तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ये चीज हम लोग पहले क्लियर कर लें। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि दोनों को कोलाइड करना है, बी बेचारा वहीं रोक दिए। तो ए को स्ट्रेट लाइन में जाना है और बी से कोलाइड करना है, तो उसको किस डायरेक्शन में जाना होगा? ईस्ट के डायरेक्शन में जाना होगा सीधा, तभी उसे कोलाइड कर सकता है। तो जब वो ईस्ट के डायरेक्शन में जाएगा तो ये पॉसिबल कब है? तो ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब उसका वाई कंपोनेंट जो है वो कितना होना चाहिए? जीरो। तो यहां से तुरंत आ जाएगा कि v का वैल्यू कितना होना चाहिए? 40/√। देखो, तुरंत एक ही क्वेश्चन में आंसर आ गया। और बेसिक में कितना इक्वेशन लिख डाले थे? चार। तो अब तुम खुद सोचो कि कहाँ आसान लग रहा है, रिलेटिव आसान है, आसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो रिलेटिव आसान कर रहा है, लेकिन ये सब दिमाग से सोचना भी होगा कि कहाँ जीरो करना है, कहाँ कैसे करना है। तो आराम से वही बोला, धीरे धीरे सोचोगे जैसे, तो अचानक मतलब अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कैसे फिजिक्स को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको भी उतार लो बढ़िया से। अच्छा, ये चीज तो हो गया कि इतना वेलोसिटी पर मतलब कि टकरा जाएगा। कोई पूछे कि कितने टाइम में टकराएगा, तो क्या आंसर बता सकते हो? बताओ कैसे बताओगे? हाँ हाँ, एकदम से। जब हमको पता चाहिए, यही देखो ना, यही देखो ध्यान से, ये कंपोनेंट तो जीरो हो चुका है, तो इसको यहां से ए से बी ले जाने वाला यही है आदमी, देखो यही आदमी है। तो इसका मतलब ये है कि इस पे यहाँ गलती नहीं है, 20 + 40/√। 20/√। ठीक है, यानी यहाँ लिख देते हैं 20 + 20। इसका मतलब ये है कि ए से बी जाने के लिए कितना डिस्टेंस चलना होगा? 20 मीटर चलना होगा। और कितने स्पीड से चलना है? तो 20 + v/2। अच्छा, इधर कोई एक्सेलरेशन है या एक्सेलरेशन जीरो है? क्या है? देखो तो, जीरो है। तो टाइम, तो टाइम कितना लगना है? तो टाइम इज इक्वल टू 20 प्लस ये डिस्टेंस, ये स्पीड, 20 + v/2। और v कितना है तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो यानी कि इसका आंसर होगा 20 + v/2 यानी 20/2। तो इसलिए रिलेटिव ना पूरा आसान बना देगा। जब भी तुमको समझ में मतलब दिक्कत होगा कि दो मतलब रिलेटिव, जहां दो पार्टिकल दिखा कि दो पार्टिकल मूव कर रहा है, जहां दिखा, तुमको दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रिलेटिव आ जाना चाहिए कि रिलेटिव से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब उसको कैसे बनाना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको उतारो बढ़िया से।
हो गया। चल, अच्छा, अब समझना ध्यान से, हाँ, थोड़ा सा, कि अगर ये वेलोसिटी 40/√3 नहीं होता, कुछ और वेलोसिटी होता, तो क्या ये दोनों टकरा सकता था? नहीं टकरा सकता। ठीक है, तो वो आगे बात करेंगे। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं, ध्यान से समझना चलिए, हाँ, एकदम बढ़िया से दिमाग लगा के। देखो, इसका भी दो कंपोनेंट है, एक एक्स में है और एक वाई में है। इसका भी दो कंपोनेंट है, एक एक्स में है और एक वाई में है। ठीक है, इन दोनों को जो पास लाएगा वो एक्स वाला लाएगा कि वाई वाला लाएगा, इन दोनों को पास एक्स वाला। ठीक है, हाँ, ये चीज क्लियर हो गया कि दोनों को पास लाने वाला एक्स है। ठीक है, और दोनों को ऊपर ले जाने वाला वाई है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अगर दो दोस्त तुम्हारा दौड़ रहा है एक दूसरे की ओर, तो ये दोनों पक्का टकराएगा? पक्का? या दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए, या अलग भी होने से टकराएगा ही? टकराएगा, इस, हाँ, ये चीज तो क्लियर, हाँ। तो इस, हाँ, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में तो एक्स वाला इन दोनों को पास लगा, इनका वेलोसिटी कुछ भी हो टकराएगा। अब थोड़ा दिमाग से सोचो, कि वाई वाला दोनों को ऊपर भी ले जा रहा है और एक्स वाला दोनों को पास ला रहा है। तो अगर ये दोनों ऊपर भी जा रहा है और एक्स वाला दोनों पास ला रहा है, तो इन दोनों को अगर कोलाइड करना है, तो क्या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इन दोनों का जो वाई वाला वेलोसिटी है दोनों सेम होना चाहिए? क्योंकि हल्का सा भी ऊपर वाई वाला डिसबैलेंस हुआ तो क्या ये दोनों टकरा पाएगा? नहीं टकरा पाएगा। यानी हम सिंपल बोल सकते हैं कि ये जो √3v/2 है और ये जो 40 है, ये 20 है, ये दोनों सेम होना चाहिए कि अलग अलग इक्वल? देखो, तो देखो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये सब चीज है, सोचने पे है कि तुम किस हिसाब से सोच पा रहे हो। एक बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब बेसिक, मतलब चीज जो हम एकदम स्टार्टिंग में बताएं कि कुछ ना समझ में आए, तो चीज थोड़ा बड़ा हो गया, चार अननोन चार इक्वेशन, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो रिलेटिव वेलोसिटी से थोड़ा कम में पड़ गए, पर यहाँ भी दिमाग लगाना पड़ा। थोड़ा और ज्यादा दिमाग है तो देखो एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, तो यही हम बोल रहे हैं कि तुम धीरे धीरे जैसे अभी फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, जैसे हमको इतना दिमाग इसलिए आया क्योंकि हम 4-5 साल से लगातार फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमको इतना दिमाग आ गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, हम भी तुम लोग की एज में थे जब हम पढ़ाई कर रहे थे, तो मेरा भी दिमाग इतना नहीं चलता था, खाली लगता था बाप रे, तो इतना इतने में ही हो गया, तो उतना दिमाग नहीं लगा पाते थे। ठीक है, तो यही होता है, धीरे धीरे मेच्योरिटी ऊपर होगा। तो अभी मत सोचना कि ये हम नहीं सोच पा रहे, मेरा क्या होगा, हम एडवांस निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, नीट निकाल पाएंगे नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, तो धीरे धीरे जैसे फिजिक्स अभी पढ़ोगे ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, और जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे थिंकिंग भी तुम्हारा बढ़ता जाएगा। इसी क्वेश्चन को तुम वेराइटीज ऑफ, मतलब बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल होपलेस मत होना कि ये तो एक ही लाइन में आ गया, हम सोच ही नहीं पाए, पता नहीं कैसे सोचेंगे। तो धीरे धीरे आएगा ये सब कुछ। तुम सोचोगे ना कि तुरंत ये हम सर बताएं और हम सीख लेंगे और तुरंत हम अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो। ठीक है, ये समझ में आया? ये हम जो तरीका बताए वो चीज समझ में आया कैसे करना था? फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इसका एक्स भी है और वाई भी है, और इसका भी एक्स है और वाई है, दोनों का है। तो दोनों का एक्स जो है उन दोनों को पास लाएगा, चाहे इसका स्पीड ज्यादा इसका स्पीड कम हो, दोनों को तो पास ला के टकराएगा ही। लेकिन अगर इन दोनों का वाई हल्का सा भी डिसबैलेंस हुआ, समझना, तो क्या इसको तो ऊपर लाएगा, अगर सेम रेट से ऊपर ला रहा है तो हमेशा ये एक ही लेवल पे रहेगा, तो एक्स वाला दोनों को टकरा देगा। लेकिन अगर इसका वाई हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ, डिसबैलेंस हुआ, तो क्या ये दोनों टकरा पाएगा? नहीं टकरा पाएगा। इसका मतलब कि एक ही कंडीशन बोल सकते हैं कि अगर इसको टकराना है, तो दोनों का जो वाई वाला कंपोनेंट है, दोनों को क्या होना होगा, सेम होना होगा कि अलग होना होगा? सेम होना होगा। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट, स्कूल में तो कुछ नहीं देगा, और स्कूल, और हम बता रहे हैं स्कूल में इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
क्या ट्रेजेक्ट्री? हाँ तुम हाँ आराम से, जैसे इस दो था ना, तो इसको यहाँ से मान लेना, इसका कोऑर्डिनेट लिख देना, इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में ये पॉइंट सेटिस्फाई करवा देना, उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में वो पॉइंट सेटिस्फाई करवा देना, फिर दोनों को सॉल्व कर लेना, उससे भी आएगा आंसर। वही तो बोले, तरीका बहुत है, तुम एक बार बना के तो देखो कि उससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसे मत पूछोगे सर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये रास्ता बैंक मोड़, मतलब कि बोलते हैं ना कि ये रास्ता बैंक मोड़ जाएगा कि नहीं जाएगा, एक बार उस पर चल के देख लो। अगर गया तो जिंदगी भर याद रहेगा कि हाँ ये रास्ता बैंक मोड़ जाएगा। किसी से पूछोगे, वो बोलेगा कि ये रास्ता बैंक मोड़ जाता है कि नहीं जाता है, तो वो बोल देगा नहीं जाता है, तो कभी जिंदगी में नहीं जाएगा तुम वहां पर। अगर वो बोलेगा कि जाता है, तो तुम याद रखो खाली हाँ जाता है। इसलिए बोले कि हर रास्ते पे चल के एक बार देख लो। अगर चल के देखोगे तो तुमको खुद याद रहेगा कि जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है 30√2 45 डिग्री, और इधर से है 20√2 45 डिग्री, और ये डिस्टेंस है 20 मीटर। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये दोनों हवा में टकराएगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, अब क्यों टकराएगा कि क्योंकि तुम्हारे दिमाग में लग रहा होगा ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। कोई जरूरी नहीं कि सेम एंगल से फेंक दे तो दोनों टकरा जाएगा, ऐसा कभी नहीं। दोनों को टकराने के लिए कौन सा कंपोनेंट को सेम होना होगा, एक्स या वाई? तो इसका वाई है 30 और इसका वाई है 20, कभी दोनों टकरा सकता है? नहीं टकराएगा। ठीक है, अब यहां से एक नया क्वेश्चन चालू होता है। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या वेलोसिटी टकरा जाए, अब एक नया क्वेश्चन चालू होगा कि अगर ये दोनों हवा में नहीं टकराए तो पहले बताओ ये दोनों पहले पास आएगा, फिर धीरे 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 दूर जाएगा, ऐसा होगा या नहीं होगा? तो यानी कि क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों के केस में भी एक मिनिमम सेपरेशन आएगा? एकदम आएगा। और कभी भी याद रखना, कभी भी मिनिमम सेपरेशन का क्वेश्चन आए कभी भी, तो क्या करना है मिनिमम सेपरेशन के लिए? एक को स्टॉप कर दो। ठीक है, एक को अगर स्टॉप कर देंगे तो दूसरा चलेगा। इसको तुम खुद ट्राई करो, तो चलो 4-5 मिनट समय देते हैं, एक बार ट्राई करो तुम लोग, और देखो तो क्या निकाल पा रहे हो तुम। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को भेज दी, तो हवा में तो कोलाइड करेगा नहीं, ये पहले चेक कर लिया हम लोग, दोनों का वाई कॉम्पोनेंट देख। अब दोनों हवा में कोलाइड नहीं करेगा तो धीरे धीरे पहले दोनों पास आएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे दोनों दूर जाने लगेगा। तो एक समय ऐसा होगा ही होगा जब दोनों के बीच जो सेपरेशन होगा वो सबसे मिनिमम होगा। तो निकालना ही है तुम लोग को मिनिमम सेपरेशन। ये मिनिमम सेपरेशन कितना, ट्राई करो, 4-5 मिनट समय दो, बना तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं।
चलो बढ़िया, देखता सही है कि नहीं। ट्राई करो, ट्राई करने में पीछे नहीं हटना। चलो बताएं। 25। अच्छा, पहले से ही दोनों के बीच 20 मीटर है, तुम और मिनिमम करके 25 बोल रहा है, कैसे आंसर दे रहा है जी 25, बता। हाँ, 20/√26। चलो देखते हैं ना कि सही है कि क्या है। देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, अ, किसको रोका जाए, ए या बी को? चलो बी को रोक देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए का वेलोसिटी होगा 30 i कैप प्लस 30 j कैप, और बी का वेलोसिटी होगा -20 i कैप। तो ये हो जाएगा 50 i कैप प्लस 10। और कहानी के अकॉर्डिंग इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। बी रुक गया, बी को यहीं रोक देता है। और ए का वेलोसिटी है 50 i कैप और 10 j कैप। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इधर 50 इधर 10 है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो ही आएगा, है या हाँ है ना, जीरो ही आएगा। तो अब देखो ये कितना और आसान हो जाएगा, देखना ध्यान से। ये 50 है, ये 10, यानी इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, कर्व तो होगा नहीं, और कुछ ऐसे ही चला जाएगा। और बी बेचारा यहीं से खड़े होकर देख रहा है कि ए यहाँ से पार हो गया, तो बोल सकते हैं इसका जो मिनिमम सेपरेशन होगा फिर से परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब अगर हम इसको थीटा माने, तो बताओ टेन थीटा क्या लिखोगे? 1/5, 10/50। और फिर से अगर इसी ट्राइंगल को देखें, इस ट्राइंगल को, हमको ये मिनिमम सेपरेशन चाहिए x, तो बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 20 मीटर क्या होगा? हाइपोटेनस। ठीक है, और x जो होगा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये वाला बेस होगा। ठीक है, तो अब बताओ p और h, इसका मतलब कि हमको साइन थीटा लगाना होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर का मतलब x और हाइपोटेनस का मतलब 20। अब टेन थीटा दिया हुआ है, तो टेन थीटा होगा 1/5, तो ये हो जाएगा 26। तो बताओ साइन थीटा क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिख सकते हैं? 1/√26 इज इक्वल टू पी, पी मतलब कि x डिवाइडेड बाई 20, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 20/√26। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब देखो धीरे धीरे यही सब तो है आइडिया, कि धीरे धीरे आप सीख गए कि कभी भी मिनिमम सेपरेशन आएगा, रिलेटिव का यूज करना और एक को रोक देना है। एक को रोक दिए, अब ये भी कंसेप्ट सीख चुके होंगे कि जब एक को रोक के दूसरे को देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा।
तो मिनिमम सेपरेशन जो होगा वो हमेशा याद रखना, मिनिमम सेपरेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसी से धीरे धीरे कंसेप्ट अपना बिल्डअप करना है कि कहीं भी फिजिक्स में आज के बाद कहीं भी देखें कि मिनिमम सेपरेशन पूछा, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी में करना क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो दूसरे से देख लेंगे कि जो मिनिमम सेपरेशन हो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसके बाद पूरा का पूरा मैथ्स है। समझ में आया? तो आज के बाद मिनिमम सेपरेशन ऐसे ही निकालना है, कभी भी मिनिमम सेपरेशन में क्वेश्चन आए कभी भी तरीका अपना यही रहेगा। अच्छा, ये रूट 26 कैसे आया, जैसे कि यहाँ देखो, थीटा जो निकाले, यहाँ टेन थीटा पहले कैसे निकाले, वेलोसिटी ये 10 था, ये 50 था, तो रिजल्टेंट इधर ही मूव करेगा। तो अगर रिजल्टेंट इधर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ये थीटा है, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई 20, 10/50, 1/5। ठीक है। अब देखो इधर ही जा रहा है, और इसी के तरफ अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए तो थीटा तो वही रहेगा, इस ट्राइंगल जो 90 डिग्री है थीटा तो वही रहने वाला है। तो उसी ट्राइंगल में अगर हम साइन थीटा का बात करें p/h, तो अगर टेन थीटा 1/5 होता है, तो इसको लिखते कैसे हैं कि अगर एक ये थीटा है और टेन थीटा 1/5 यानी परपेंडिकुलर बाई बेस 1/5, तो इसका जो हाइपोटेनस बनेगा ये कितना बचेगा, 25 और एक 26 होगा। तो इसी ट्रायंगल में जब टेन थीटा 1/5 है, तो इसी ट्रायंगल में साइन थीटा क्या लिखोगे बताओ, 1/√26 लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और इसी टाइप का ट्रायंगल, ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो उसी ट्रायंगल में साइन थीटा क्या लिखेंगे, p/h, x/20, बस दोनों को इक्वेट कर दी। समझ में आया सबको? हाँ, ठीक है। तो फिजिक्स में यही सब है, और हम बहुत एडवांस पढ़ रहे हैं, इतना सीख लिए ना फिजिक्स, मोर देन इनफ। ठीक है, और इसके आगे और पढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछते हैं, समझना ध्यान से, एक क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस में। ठीक है, क्या पूछा गया है? ठीक है, कॉपी में लिखते जाओ, हम बोलते जाते हैं, लिखते जाओ। ठीक है। ठीक है। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज ऑब्जर्व्ड, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल, if a projectile is observed from another projectile, the path of the projectile observed is, the path of the projectile observed is, चार ऑप्शन दिया गया था, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, फोर्थ स्ट्रेट लाइन। आंसर, आंसर क्या देना है बताओ। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं, तो उसका पाथ हमको कैसा दिखाई देगा, क्या आंसर देना चाहोगे इसका? स्ट्रेट लाइन, सिंपल सा है। तो इसी तरह से जेईई मेंस में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जो क्वेश्चन बनाया हुआ रहता है, दिमाग में लोड हुआ, जैसे अभी तक देखो, ए, हाँ, ये सिंपल था, देखो अभी हम जो ये चीज जो लिखे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बताओ ए क्या है, प्रोजेक्टाइल है या नहीं है? ए जो था वो प्रोजेक्टाइल था कि नहीं था, और बी भी जो था वो प्रोजेक्टाइल था, इसका मतलब एक प्रोजेक्टाइल को हम दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में देखें कि नहीं देखें? देखें। तो जब देख रहे हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो पाथ नजर आएगा, यानी कि पता है मजेदार चीज क्या है, कि अगर एक प्रोजेक्टाइल इधर से फेंके और एक प्रोजेक्टाइल इधर से फेंके, और एक प्रोजेक्टाइल में तुमको बैठा देगा और तुमको बोले दूसरा प्रोजेक्टाइल देखो, तो बताओ अगर एक प्रोजेक्टाइल में बैठ के तुम दूसरा प्रोजेक्टाइल देख रहे हो, तो वो तुमको प्रोजेक्टाइल नजर आएगा कि स्ट्रेट लाइन नजर आएगा? स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, है ना? तो यही सब सोचने वाला बात है। अब आदमी को लगता है कि ऐसा कैसे होगा, वो तो प्रोजेक्टाइल है, और हम बैठ के देखेंगे तो प्रोजेक्टाइल ही नजर आएगा ना। पर ऐसा नहीं है, ये बस लगता है हमको, और जो लगता है वो होता नहीं फिजिक्स में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ साफ साफ है कि एक प्रोजेक्टाइल को जब दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में देखा गया, तो उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा।
और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि कांस्टेंट डायरेक्शन, और कांस्टेंट डायरेक्शन का मतलब स्ट्रेट लाइन। समझ में आया कितना? किसमें? देखो क्वेश्चन तो आने का कुछ भी आ सकता है, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन कुछ नहीं आ सकता, क्वेश्चन आने का कुछ भी आ सकता है। तो कर्व जाएगा, क्या दिक्कत है? जैसे कि ये एक क्वेश्चन याद करो, हम ये वाला करवाए थे, इसको तुम लोग अब करके देखना। याद करो हम बताए थे कि इधर से एक प्रोजेक्टाइल फेंके थे और यहाँ डस्टबिन था, याद है? और ये डस्टबिन रुका हुआ था कि डस्टबिन मूव कर रहा था, बता? बढ़ रहा था। तो हाँ, तो इसको रिलेटिव से हम लोग, हाँ तो इसको रिलेटिव से कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस डस्टबिन को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं? सब कर देंगे। अब तुम उस डस्टबिन को रोक के देखना कि ये प्रोजेक्टाइल में जाएगा या स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इस क्वेश्चन को तुम लोग आज ही बना के देखना कि क्या इसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा या प्रोजेक्टाइल ही होगा। बना के देखना, तुमको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। समझे? तो आज का क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है? टाइम हो भी गया वैसे। और नेक्स्ट क्लास, हाँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे हम बता ही देते हैं। इसी रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से हम लोग रेन प्रॉब्लम पढ़ेंगे। रेन प्रॉब्लम का मतलब क्या है हम बताते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन रहेगा कि बारिश गिर रहा है, तुम्हारे पास एक अम्ब्रेला रहेगा, तुमको भागना है, तो छाता कितने एंगल में पकड़ना है कि बारिश से बच जाएंगे। स्कूल में हुआ कि नहीं हुआ ये सब? हाँ हुआ, हुआ होगा, है ना? फिर रेन प्रॉब्लम जब पढ़ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिवर प्रॉब्लम। ये भी स्कूल में बताया गया होगा। रिवर प्रॉब्लम में क्या होगा कि एक रिवर रहेगा, उस रिवर को एक छोर से दूसरे छोर तक क्रॉस करना है, पानी भी बहता रहेगा, ठीक है? तो उस वो सब भी पढ़ेंगे रिवर प्रॉब्लम। जब इतना सारा कुछ पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, यानी सारा चीज को मिक्स करके, ठीक है? और ये सब सबसे सीख जाएंगे तब हम लोग फिर आगे बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद याद करो कि ये जो मोशन है उसका हम लोग पार्ट वन में ही है अभी तक। पार्ट वन का मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, याद करो, स्टार्टिंग में बताया। उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद हम लोग पार्ट टू पढ़ेंगे जिसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तुरंत हो जाएगा अपना। ठीक है? तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग हल्का सा कैलकुलस बताएंगे। कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, मैक्सिमम मिनिमा, ये सब बताएंगे। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री तो हो रहा होगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है कि नहीं? हाँ, तो वहां उधर ट्रिग्नोमेट्री अपना कवर कर लेना, हम इतना चीज बता देंगे तो हम लोग पूरा प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर पार्ट टू में कूद जाएंगे हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन। और ये जब पूरा सीख जाएंगे उसके बाद हम लोग का एक्चुअल जो मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, वो आएगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से। तब थोड़ा फील आएगा कि फोर्स लग रहा है, बॉडी इधर मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, धागा रहेगा, स्प्रिंग रहेगा, बॉडी रहेगा। हाँ हाँ, ये सब यहाँ से और मजा आने वाला है फिजिक्स में। और इतना बता रहे हैं कि अगर अच्छे से पढ़ोगे ये चैप्टर ना, हम इतना गारंटी देते हैं कि एससी वर्मा का जितना क्वेश्चन है ना, पेन भी उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम इतना बता रहे हैं, खाली आराम से कंसेप्ट वाइज पढ़ते जाओ। इस एससी वर्मा को देखना हम लोग वर्बली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? एकदम क्लास में, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, है ना? तो आज के लिए इतना ही, हाँ। थैंक यू।